नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का शिक्षा के प्लेटफॉर्म लर्न फॉर शिक्षा पर। आज हम यूपी टीजीटी की जो हमारी श्रृंखला चल रही है उसमें नागरिक शास्त्र में समाजवाद का टॉपिक शुरू करेंगे। हम पिछले अपने वीडियो में हम उदारवाद के बारे में पढ़ चुके हैं, लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ चुके हैं और उसे अच्छे तरीके से हम समझ चुके हैं। समझा है हमने कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये भी आपके लिए ये भी विचारधारा इम्पोर्टेंट है। आपकी 3 विचारधारा है, उसमें दूसरे नंबर की विचारधारा है समाजवाद। तो पिछली जब क्लास हमने पढ़ी थी तो उसमें उदारवाद में पढ़ा था हमने। उदारवाद से जन्म हुआ था आपका पूंजीवाद का। उदारवाद से जन्म हुआ आपका पूंजीवाद का। पूंजीवादी विचारधारा में जब पूंजीवाद में जन्म हुआ तो पूंजीवाद में हमने उसका एक ड्रॉबैक या नेगेटिव पॉइंट ये पढ़ा था कि इसमें अमीर अमीर होते चले गए और गरीब होते चले गए थे इसमें। तो ये पूंजीवाद था, तो जिससे समाज में इतनी असमानता फैल गई, इतनी असमानता फैल गई, लोग बाग जैसी हालत पहले थी वैसी उनकी फिर हो गई, तो समाज में तो कोई बदलाव आया नहीं। इसीलिए इसीलिए फिर नई विचारधारा का जन्म हुआ जो कि समाजवाद। तो इस समाजवाद में बिल्कुल उदारवाद और पूंजीवाद के बिल्कुल विपरीत विचारधारा थी। जैसे कि उदारवाद में व्यक्तियों को सर्वोपरि मान लिया गया था, यानी कि व्यक्तियों को साधन मान लिया था, राज्य को साधन माना था। और समाजवाद में बिल्कुल इसके विपरीत जो राज्य होगा वो होगा आपका साध्य, व्यक्ति होंगे आपके साधन। ये इनका मानना तो बिल्कुल विचारधारा यहाँ से उलट गई। ऐसी पूंजीवादी की विचारधारा ये थी। पूंजीवादी व्यवस्था में था कि व्यक्ति और लोगों का शासन होगा, लोगों का शासन होगा। अब यहाँ पर समाजवाद में क्या कर दिया गया है, समाजवाद में जो है सरकारीकरण, यानी कि इस राज्य को सर्वोपरि माना गया है। राज्य एक साधन, राज्य साध्य है और व्यक्ति उसके साधन होंगे। देखिए, सरकारीकरण, राष्ट्रीयकरण और आर्थिक समानता, ये सब जो है आपके समाजवाद में आते हैं। सरकारीकरण यानी कंपनियों का सरकारीकरण होना चाहिए, जिस पर किसी भी एक व्यक्ति का स्वामित्व ना हो, पूरी सरकार का स्वामित्व हो। जिससे वो जब व्यक्ति को सैलरी दी जा सके, तनख्वाह दी जा सके, तो सभी का उसमें बराबर हक हो, सभी को बराबर सैलरी दी जा सके। ऐसा ना हो कि अमीर तो सब अपनी झोली में भर के बैठ जाए और गरीब जो है उसे कम ही सैलरी मिलती रहे। ये है। फिर ऐसी राष्ट्रीयकरण है, ऐसी आर्थिक समानता। अब देखिए इसमें लिखा है समाजवाद जो सिद्धांत है वो एक विचारधारा है। यह राज्य को साध्य और व्यक्ति को साधन मानता है। समाजवाद कोई निश्चित सिद्धांत नहीं है बल्कि विचारधारा है, जिसमें गरीबों के कल्याण की विचारधारा, इस पर गरीबों के कल्याण का कोई निश्चित तरीका नहीं होता, उसी प्रकार समाजवाद का कोई निश्चित तरीका नहीं होता है। समाजवादी समाजवादी कई तरीके के आगे चलकर बन जाएंगे, जबकि ये भी विचारधारा एक टाइम पर आकर कट्टर बन जाएगी, इससे लोग बाग इससे भी मुक्ति पाना चाहेंगे। तो इसलिए आप देखिए इसमें कुछ कथन है, सीएम जोड़ का कथन इम्पोर्टेंट कथन है। तो समाजवाद एक ऐसे टॉप की बात है जिसे हर कोई धारण कर सकता है, ये सीएम जोड़ का कथन है। प्रेमजी मेयर, समाजवाद एक गिरगिट की तरह है जो समय समय पर अपना रंग बदलता है। तो ये दो कथन हम लोग याद रखेंगे कि जब हम समाजवाद पढ़ रहे थे तो हम इन दो विचारकों के नाम सबसे पहले आए थे, वो थे सीएम जोड़ और आपका रेमजी मेयर। ये ये समाजवाद जो है आर्थिक समानता के पक्षधर होते हैं। ये आर्थिक समानता यानी कि सभी व्यक्ति की सैलरी समान होनी चाहिए। व्यक्ति को उसके कार्य के अनुसार तनख्वाह मिलनी चाहिए। ये इसके पक्षधर थे। ये जो है आर्थिक समानता को बल देते हैं। और देखिए पूंजीवाद के विरोधी हैं। ये पूंजीवाद के विरोध में आए। वही समाजवाद, देखिए समाजवाद के दो रूप होते हैं, एक है क्रांतिकारी समाजवाद और दूसरा है विकासात्मक समाजवाद। क्रांतिकारी समाजवाद है, ये ऐसी विचारधारा है जो समाज में जो बदलाव लाना चाहती है वो क्रांति के हिसाब से लाना चाहती है, यानी कि एकदम लड़ाई करके कुछ तरीके से सबको सिखा के और विचारधारा इन्हें अपने जो है क्रांति लानी है, समाज को एकदम तुरंत तुरंत बदलाव लाना है समाज में। ये क्रांतिकारी विचारधारा। फिर दूसरी विकासात्मक विचारधारा। विकासात्मक जो समाजवाद है उसमें संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से पहले कानून में बदलाव करेंगे, फिर धीरे धीरे संविधान के हिसाब से चलेंगे हम, और धीरे धीरे करके समाज में बदलाव लाएंगे। ये इस तरीके से मानते हैं। क्रांतिकारी समाजवाद है, यही आगे चलकर साम्यवाद का रूप बनता है। साम्यवाद साम्यवाद और समाजवाद में यही फर्क है।
जो साम्यवाद है वो इसका उग्र रूप है, समाजवाद का उग्र रूप है, उसे हम साम्यवाद कहते हैं। देखिए क्रांतिकारी समाजवाद को थोड़ा सा हम समझते हैं। क्रांतिकारी समाजवाद जो है ऐतिहासिक पद्धति और द्वंद्वात्मक पद्धति इसमें होती है। देखिए आदिम अवस्था इनका क्या मानना था, जब आदिम अवस्था थी तो उत्पादन के साधन का उदय नहीं हुआ था, ना ही राज्य था और ना ही वर्ग था, इनका ये मानना था। और फिर जैसे ही उत्पादन के संसाधनों का उदय हुआ वैसे ही समाज गरीब और अमीर वो अपना बट गया और इन्हें संभालने के लिए राज्य का उदय हो गया, ये मानते थे। राज्य जो है वो अमीरों की संरचना है, राज्य अमीरों ने मान लिया, ये इन्होंने मान लिया है जो क्रांतिकारी समाजवादी थे। पूंजीवाद अपने चरम पर होंगे उस समय शोषण भी अपने चरम पर होगा, और उसी समय विश्व के सभी मजदूरों को एकजुट होकर पूंजीवाद के विरुद्ध क्रांति करनी चाहिए, ये इन्होंने क्रांतिकारी समाजवादियों ने माना है। देखिए इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है आपका पूंजीवादी के विरुद्ध क्रांति होगी, जिससे क्या होगा, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण स्थापित होगा, समाजवादी होगा। फिर समाजवादी लोग क्या है, आपस में मिलकर सरकार की स्थापना करेंगे। फिर सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र होगा, सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र होगा जिस जो धीरे धीरे एक राज्य को खत्म कर देगा। ये साम्यवाद जो है समाज समाज को खत्म करने के पक्षधर में थे, साम्यवाद समाज को खत्म करने के पक्षधर में थे, इसलिए इन्होंने कहा सर्वहारा वर्ग का उदय होगा और जो अधिनायक तंत्र होगा। फिर इनके कार्य क्या होंगे, देखो उत्पादन के संसाधनों को बढ़ाना और साम्यवाद की स्थापना करना। साम्यवाद की स्थापना यही होगी। देखिए साम्यवाद की स्थापना में जो है ना ही राज्य होगा, सभी का बराबर अधिकार होगा, सभी अपने अपने हिसाब से काम करेंगे, ये इनका मानना था। और वर्ग संघर्ष में विश्वास रखते थे, ये क्रांति में विश्वास रखते थे। फिर आवश्यकता अनुसार सबको लाभ मिलेगा, ये जो है आपका साम्यवादियों का मानना था। देखिए साम्यवाद जो होता है वो उत्पादन के साधन पर सबका नियंत्रण होगा, उत्पादन के साधन पर सभी का साझा नियंत्रण इन्होंने बात करी है साम्यवादी में। तो समाजवादी और साम्यवादी में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए समझ लेते हैं यहाँ पर आपका समाजवाद और दूसरा साम्यवाद। तो इसमें जो समाजवाद है ये विचारधारा वर्ग समन्वय में विश्वास रखती है, ये है वर्ग समन्वय। मतलब ये लोग राज्य चाहते हैं और सभी वर्ग के बीच में ये जो है शांति स्थापित करना चाहते हैं। मतलब साम्यवादी लोग हैं वो वर्ग संघर्ष की बात करते हैं। साम्यवादी जो है क्रांति में विश्वास करते हैं ये, और ये विकास में विश्वास करते हैं ये, शांति में विश्वास करते हैं ये। समाजवाद जो है एक व्यक्ति को उसके कार्य के हिसाब से लाभ करते हैं, और साम्यवाद में जो है आवश्यकता अनुसार की बात करते हैं। ये आपका समाजवाद और साम्यवाद में डिफरेंस है। अभी देखो मार्क्स को वैज्ञानिक समाजवाद का जन्म बोलते हैं। इससे पहले इंग्लैंड में काल्पनिक समाजवाद विद्यमान था, जिसके जनक थे आपके रॉबर्ट ओवेन। रॉबर्ट ओवेन जो है आपके इंग्लैंड में जनक थे। पहले समाजवाद पे बातें तो पहले खूब हुई थी, समाजवाद पे बातें खूब हुई थी, और हर तरीके से इसे लोग चाहते भी थे कि ऐसा हो, हमारा समाज एक हो जाए, असमानता नहीं होनी चाहिए, समाज समान होना चाहिए, कोई गरीब अमीर नहीं होना चाहिए। तो लोगों को मानना तो था, बट इसे जो है परंतु इसे जमीनी स्तर पर सबसे पहले मार्क्स ने उतारा। तो मार्क्स को जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक बोलते हैं। वैज्ञानिक समाजवाद की प्रमुख सिद्धांत है ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, और विशेष मूल्य के सिद्धांत, द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ये चार सिद्धांत हैं इसके। देखिए मार्क्स क्या कहते हैं यहाँ पर, संसद को बातचीत की दुकान व सांसदों को पूंजीपतियों का वकील बताया है, ये मार्क्स ने बताया। फिर लॉर्ड एक्टन ने जो है मार्क्स को अपने युग का भ्रम बताया। ये यूपीटीजीटी
2021 में पूछा गया प्रश्न है कि किसने मार्क्सवाद को अपने युग का भ्रम बताया? लॉर्ड एक्टन ने। कार्ल पापर ने जो है मार्क्सवाद को अवैध और विरोधी संतान बताया। अवैध और विरोधी यानी कि विरोध करने वाला। इसने हर एक व्यवस्था का विरोध किया और बहुत प्रचुर विरोध किया इसने। अब देखिए, मार्क्स ने वर्गों के जड़ पूजा के सिद्धांत की प्रतिपादन किया और अपनी इकोनॉमिक्स एंड फिलोसफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट में परायपन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये जो है 2021 में पूछी गई टीजीटी बुक का नाम है। ये जो है बुक पूछी गई थी आपके 2021 टीजीटी में। सभी लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आए थे। मार्क्स पूंजीवाद के विरोधी थे बिल्कुल। ये एक ऐसा समाज चाहते हैं ना गरीब हो ना अमीर हो, गरीबों को शोषण इन्होंने जो है राज्य को गरीबों को शोषण का उपकरण माना था। इसलिए निजी संपत्ति के उदय के कारण राज्य दो भागों में बट गया और राज्य को गरीबों की रचना माना जिससे गरीबों का शोषण होगा। ये इन्होंने मार्क्स ने माना था। फिर ये बुक इनकी है, इंपॉर्टेंट बुक है, आप इसे देख लेंगे। फिर मार्क्स ने परायपन के सिद्धांत के माध्यम से यह बताने का सिद्धांत किया। अब देखिए परायपन का सिद्धांत क्या है। परायपन के सिद्धांत इन्होंने बताया कि व्यक्ति जो है राज्य की बातों में राज्य इतना उलझा रहता है, राज्य ने व्यक्ति को इतना उलझा दिया है कि व्यक्ति पराया हो चुका है। पराया कैसे हो चुका है? व्यक्ति बिल्कुल अकेला महसूस कर चुका है। वो खाने कमाने में इतना मशगूल हो चुका है कि उसके पास और किसी चीज के लिए टाइम ही नहीं है। जैसे कि देखो, व्यक्ति प्रकृति से कट गया बिल्कुल, व्यक्ति समाज से कट गया, व्यक्ति परिवार से कट गया और व्यक्ति अपने आप से भी कट चुका है। तो ये होगा व्यक्ति पराया हो गया है यहाँ पे। तो इसीलिए इसे परायापन का सिद्धांत बोल दिया। फिर मार्क्स का कथन है कि आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों को तय करती है। ये मार्क्स ने बोला था। आर्थिक परिस्थितियां ही संपूर्ण परिस्थितियों को तय करती हैं। यही लाइन आपकी बनेगी समाजवाद और नव समाजवाद, इन दोनों के बीच का अंतर सबसे महत्वपूर्ण यही लाइन बनेगी। फिर इनके कथन है, मार्क्स के कथन जो कई बार पूछे जाते हैं। इन्होंने कहा मजदूरों का कोई देश नहीं होता, यानी कि राज्य विरोधी। ये विश्व के मजदूरों को समझाओ, सोने के लिए बेड़ियां हैं और पाने के लिए विश्व है। ये इन्होंने कहा था। फिर इनका सबसे महत्वपूर्ण कथन है, धर्म अफीम की गोली है, या धर्म जो होता है वो अफीम के समान है। बिल्कुल, जो आपको दर्द तो होगा, जो आपको चोट तो देगा परंतु जो है दर्द नहीं होने देगा। ये इनके धर्म के प्रति विचारधारा थी। फिर विश्व में क्रांति की शुरुआत एक साथ हो, यह क्रांति उस समय होनी चाहिए जब पूंजीवाद अपने चरम पर हो। ये इन्होंने माना था। फिर इसके बाद एक और विचारक आए, लेनिन। लेनिन जो है इन्होंने रूस में जो है, अब इसे जो है मार्क्सवाद का व्यवहारिक जनक रूस भी बोलते हैं इन्हें। और रूसी क्रांति जो 1917 में हुई थी उसमें इन्होंने बोल्शेविक दल का गठन किया था। फिर स्टालिन ने इनके बारे में लिखा है मार्क्सवाद लेनिनवाद साम्राज्यवाद श्रमिकों की क्रांति के युग का मार्क्सवाद है। ये इन्होंने लेनिन के बारे में लिखा है। फिर लेनिन ने बोल्शेविक दल बनाया, इसी के माध्यम से रूसी क्रांति को अंजाम दिया। लेनिन का कथन है, एक कदम पीछे दो कदम आगे। लेनिन की एक बुक का नाम है, इंपॉर्टेंट बुक है, स्टेट एंड रिवॉल्यूशन में अपने इन्होंने विचार दिए। राज्य वर्ग संघर्ष भी साध्य शक्ति है, ये लेनिन का मानना था। फिर लेनिन का कथन है, लेनिन रूसी क्रांति के प्रमुख नायक दलीय व्यवस्था के प्रतिपादक थे। एक दल सत्ता का केंद्रीकरण, वे कठोर अनुशासन में विश्वास रखते थे ये, और संचालन जिसका करेगा बुद्धिजीवी वर्ग करेगा। किसी राज्य में एक दल होना चाहिए और उस दल की जो बागडोर है वो किसी बुद्धिजीवी वर्ग के हाथ में होना चाहिए। बट ये दल है, दल होगा बहुत कठोर, कठोर अनुशासित दल होगा। अब इसके लिए इन्होंने कहा भी है, यदि दल में कठोर अनुशासन नहीं है तो बोल्शेविक दल 2.5 वर्ष तो क्या 2.5 दिन भी नहीं चल पाएगा। ये लेनिन ने कहा है। फिर मार्क्सवाद के विचारों को सर्वप्रथम व्यवहारिक रूप लेनिन ने प्रदान किया था। राज्य वर्ग संघर्ष की असाध्य अभिव्यक्ति है। वर्ग संघर्ष की समाप्ति नहीं होगी जब तक संघर्ष रहेगा, राज्य स्थायी बना रहेगा। मतलब इन्होंने ये माना है कि राज्य तो हमेशा रहेगा ही रहेगा।
चाहे वर्गों में कितना भी संघर्ष चलता रहे, चाहे किसी भी तरीके से होता रहे, हम राज्य को नकार नहीं सकते। हमको जो कार्य करना है वो राज्य के भीतर ही रहकर करना पड़ेगा। इसके लिए इन्होंने एक दल का सिद्धांत दिया, यानी कि सत्ता के केंद्रीकरण की इन्होंने बात करी। फिर उन्होंने कहा कि जो है, जो सत्ता का तो केंद्रीकरण होगा, और कठोर अनुशासन के साथ होगा, जिसका संचालन कौन करेंगे? संचालन करेंगे बुद्धिजीवी वर्ग। बुद्धिजीवी वर्ग जो इसका संचालन करेंगे। और उसके लिए इन्होंने कथन कहा है, यदि दल में कठोर अनुशासन नहीं है तो बोल्शेविक दल 2.5 वर्ष तो क्या, 2.5 दिन भी नहीं चल पाएगा। ये इनका कहना था। और देखिए, इन्होंने मार्क्सवाद के विपरीत कुछ काम किया। लेनिन ने मार्क्सवाद के विपरीत सर्वहारा वर्ग की विचारधारा का समर्थन किया है। लेनिन का मानना है कि सर्वहारा वर्ग को अपने अपने में एकजुट होकर अपनी विचारधारा विकसित करनी चाहिए, जिससे पूंजीवाद की विचारधारा को टक्कर दे सके। ये इनका मानना था। और 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई। फिर देखो, स्टालिन और ट्रिटास्की दो और विद्वान है। स्टालिन ने एक देश में क्रांति का नारा दिया और ट्रिटास्की ने निरंतर क्रांति का नारा दिया। क्रांति चलती रहनी चाहिए। स्टालिन का मानना था कि क्रांति एक देश में है तो उसी देश में अच्छे तरीके से होनी चाहिए। फिर हम पढ़ते हैं नव मार्क्सवाद। नव मार्क्सवाद, ये जो क्रांतिकारी जो समाजवाद हमने पढ़ा है, क्रांतिकारी समाजवाद, उसे हम मार्क्सवाद भी बोलते हैं। और अब ये नव मार्क्सवाद, यानी कि मार्क्सवाद से कहीं ना कहीं थोड़ी इसकी विचारधारा अलग हो गई है। जैसे हमने पीछे उदारवाद की विचारधारा में पढ़ा, नकारात्मक उदारवाद, फिर सकारात्मक उदारवाद, इसी तरीके से मार्क्सवाद और नव मार्क्सवाद। तो इसमें सबसे प्रमुख विद्वान हुए आपके ग्रामसी। इन्होंने मार्क्स के विचारों में कहीं ना कहीं परिवर्तन किया। मार्क्स का देखो मानना था कि आर्थिक परिस्थितियां संपूर्ण सामाजिक परिस्थितियों को तय करती हैं। अब इसमें जो है संपूर्ण में क्या क्या इन्होंने रखा? राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। जो व्यक्ति की जो आर्थिक परिस्थितियां है ना, व्यक्ति के पास कितना पैसा है, कितनी धन दौलत है, वही उसकी राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति जो है उनको बयां करती है। ये मार्क्स का मानना था। फिर ग्रामसी ने कहा कि परिस्थितियां तय करने के लिए आर्थिक परिस्थितियों की नहीं, बल्कि बल की और विचारधारा ज्यादा प्रभावशाली है। मतलब किसके पास बल है, किसके पास बुद्धि ज्यादा है, और किसके पास विचारधारा किसकी सही है। तो ये भी कहीं ना कहीं कारण माना जाता। तो कहीं ना कहीं इन्होंने जो आर्थिक जो परिस्थितियां थी उसमें ढिलाई लाके ये शब्द उसके स्थान पर प्रयोग किए। नेक्स्ट, नव मार्क्सवाद में ग्रामसी को ही पढ़ा जाता है। फिर उसके बाद कुछ स्कूल आए हैं। फ्रैंकफर्ट स्कूल जो है वो आपका मार्क्सवाद से ही संबंधित है, जिसके जनक हैं चार्ल्स थियोडोर, और समर्थक है इसके मैक्स हर्बाइबर और हेबर हबरमास। ये जो है नव मार्क्सवादी हैं और समकालीन मार्क्सवादी हैं। जो मार्क्सवादी हैं, नव मार्क्सवादी पूंजीवादी व्यवस्था को दो रूप में विश्लेषित करते हैं। एक तो प्रौद्योगिक आधिपत्य और आर्थिक शोषण। मतलब प्रौद्योगिक आधिपत्य में इंडस्ट्री का विकास इतना हो गया है जिससे प्रकृति के साथ हमने छेड़खानी कर दी है। दूषण और ये सब चीज जो है पूंजीवाद की देन मानते हैं ये। आर्थिक शोषण तो समाज जो है गरीब और अमीर दो भागों में बट ही चुका है। देखिए, नव नव मार्क्सवादी उद्योगों को कम करना चाहते थे, प्रौद्योगिकों को शोषणकारी व प्रकृति विरोधी मानते थे। और फिर इनका मानना था लोगों को इस धुएं की घुटन से बाहर निकालना चाहते थे। उद्योग विरोधी थे ये, और तकनीकी तंत्र को अमानवीय मानते थे। तो ये मार्क्स जो है वो उद्योगों के समर्थक थे। नव मार्क्सवादी जो थे वो उद्योगों के विरोधी थे, प्रकृति के प्रेमी थे। प्रकृति प्रेमी थे। इनके दो नारा थे, प्रभुत्व का सिद्धांत और दूसरा नागरिक समाजवाद का सिद्धांत। ये इनका मानना था। फिर हम आगे नेक्स्ट देखते हैं। फिर हम पहले हमने क्रांतिकारी समाजवाद लिया था, फिर उसका नव समाजवाद पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे विकासात्मक समाजवाद। जो विकासात्मक समाजवाद है वो क्रांति वो जो है आपके क्रांतिकारी और हिंसा विरोधी होते हैं, संविधान के अनुसार होते हैं। समाजवाद धीरे धीरे संविधान के हिसाब से समाजवाद लाना चाहते थे, और शांति केवल लोकतंत्र में निहित है। ये इनका मानना था। ये हो गया विकासात्मक समाजवाद आपका। इसके जनक माने जाते हैं स्टुअर्ट बर्नस्टाइन। इन्हें तो समाजवादी कहना भी सही नहीं होगा, इन्होंने, क्योंकि इन्होंने पूंजीवाद की तरफ ज्यादा फोकस किया है। तो इनकी विचारधारा पढ़ेंगे। अब विकासात्मक समाजवाद के हम अन्य नाम है
संशोधनवाद है, राज्य समाजवाद है, जर्मन समाजवाद है, फेबियनवाद है और आपका लोकतांत्रिक समाजवाद, श्रमिक समाजवाद और श्रेणी समाजवाद। ये इसके विभिन्न नाम है। अभी इन्हें हम पढ़ते हैं। देखिए संशोधनवाद, संशोधनवाद जो है 20वीं सदी में उसने उद्योगों को महत्व दिया। जनक इसके जो है रॉबर्ट स्टुअर्ट बर्नस्टाइन है। मार्क्स के विचारों में संशोधन किया इन्होंने। आज से मध्यम वर्ग बढ़ा है, ये इनका मानना था। इस व्यवस्था में मजदूरों की हालत सुधरी है, ये इनका मानना था। ये तो पूंजीवाद के पक्षधर माने जाते थे। मध्यम वर्ग है वो पूंजीवाद में ज्यादा बढ़ा है और मजदूर की हालत कहीं ना कहीं सुधरी है। तो मार्क्स के विचारों में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत संशोधन करके और थोड़ा बहुत पूंजीवाद में संशोधन करके एक मध्यम मार्ग निकालते हैं, इसीलिए इन्हें जनक भी बोलते हैं। विकासवादी समाजवाद का फिर है राज्य समाजवाद या फिर जर्मन समाजवाद, जो जर्मनी में आया। उसके जनक थे हेनरी हेनरी इडरसाल माने जाते हैं। सर्वहारा वर्ग को एकजुट होकर राजनीतिक दल बनाना चाहिए, संवैधानिक तरीके से सत्ता प्राप्त करनी चाहिए, कानून में परिवर्तन करके अपने लोगों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। हिंसा व क्रांति विरोधी थे ये। मतलब राज्य समाजवाद एक राज्य के अंतर्गत जो है इन्होंने सर्वहारा वर्ग को एकजुट करना चाहिए, जो भी पूंजीवादी व्यवस्था से प्रेरित हैं, प्रभावित हैं, उन सभी को इकट्ठा होना चाहिए। सभी को एक साथ मिलकर अपनी सरकार बनानी चाहिए। सरकार बनते ही अपने हिसाब से संविधान बनाना चाहिए, जो भी उनकी मांगे हैं जो भी हैं, और फिर कानून बना के जो है अपने हिसाब से राज्य की स्थापना करनी, सामयिक समाजवादी राज्य की स्थापना करनी चाहिए। ये राज्य समाजवाद का मानना था। वह फेबियनवाद, फेबियनवाद का जन्म आपका इंग्लैंड में हुआ। इसके जनक थे सिडनी वे, समर्थक थे आपके सिडनी ओलिवर और ग्राहम वालिस, जॉर्ज बर्नार्ड शा, क्लीमेंट इटली, पैथिक लॉरेंस, एनी बेसेंट और जीटीएच कोल, ये इसके समर्थक थे। फेबियनवाद जो है, फेबियन सोशलिस्ट सोसाइटी 84 में गठित हुई थी। सुझाव दिया था उसको पोडमोर ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इस सोसाइटी का सुझाव किसने दिया था। पोडमोर जो कि इटली की सेना में सेनापति थे, उन्होंने सुझाव दिया था। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य था कि उद्योगों पर सामाजिक हित को लाना, ये इनका उद्देश्य था। और था उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहिए और भूमि अधिग्रहण पर राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। उनका नारा था उचित लक्ष्य का इंतजार कीजिए, जब लक्ष्य सामने हो तब उस पर अचानक छापा मारिए जिससे लक्ष्य छूटने ना पाए। ये इनका मानना था, फेबियनवादियों का मानना। फिर लोकतांत्रिक समाजवाद, जिसकी विचारधारा अपने भारत में पैदा हुई और इसके जनक माने जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। लोकतंत्र के सामाजिक तरीके से चलाया जाए, इनका उद्देश्य था गरीबों का अधिक से अधिक कल्याण हो, कल्याण करते समय क्रांति के स्थान पर शांति हो, संवैधानिक तरीके का उपयोग हो। ये आपका समाजवाद का मानना था, लोकतांत्रिक समाजवाद का। और जिसका जन्म भारत में हुआ था पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसके सबसे बड़े पक्षधर थे। और समाजवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग भारत में 1955 में तमिलनाडु में हुआ था। ये था मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे ये, ना कि ये ना पूंजी व्यवस्था, ना पूर्ण रूप से समाजवादी व्यवस्था। ये थे समर्थक मिश्रित अर्थव्यवस्था के, ना खुली अर्थव्यवस्था ना बंद अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था के समर्थक थे ये। फिर है आपका सिंडिकेटलिज्म या फिर श्रमिक संघवाद। ये सिंडिकेट शब्द से बना है। सिंडिकेट शब्द का अर्थ होता है एक क्षेत्र में रहने वाले एक ही व्यवस्था से संबंधित लोग। जैसे कि एक मिल में हो गया, एक मिल में हो गया, या फिर एक ही काम करने वाले श्रमिक संघ जो भी हैं, किसी भी क्षेत्र में किसी भी फैक्ट्री में काम करने वाले एक ही वर्ग के लोग जो आपस में जिनकी विचारधारा बन जाए। क्रांतिकारी वर्ग के समर्थक थे ये, और इसके जनक थे आपके जॉर्ज सोरेल। मार्क्स की तरह ये पूंजीवाद के विरोधी थे और ये थोड़े कहीं ना कहीं ये उग्रवाद के समर्थक थे, ये उग्र थे। फिर है आपका श्रेणी समाजवाद, जो कि 20वीं सदी के पूर्वार्ध में आया। इसके जनक थे जीडीएच कोल, जीडीएच कोल। अब हम इन तीनों में जरा अंतर देख लेते हैं, श्रेणी समाजवाद, श्रमिक संघवाद और फेबियनवाद। फेबियनवाद जो है उपभोक्ताओं पर अधिक बल देता है, श्रमिक समाजवाद उत्पादकता पर अधिक बल देता है, और श्रेणी समाजवाद जो है उत्पादन
और उत्पादक बल दोनों पर एक साथ बल देता है तथा इन दोनों के बीच में जो समन्वय स्थापित करता है वो आपका श्रेणी समाजवाद स्थापित करता है। देखिए यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि श्रेणी समाजवाद के जनक कौन थे, श्रमिक समाजवाद के जनक थे और फेबियन समाजवाद के जनक कौन थे। फिर क्वेश्चन आएगा ये फेबियनवाद किस पर अधिक बल देता था, उपभोक्ता, उत्पादकता या किस पर बल देता था, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आने के। सिंडिकेटलिज्म का किसके समर्थक कौन थे, भारत में कौन सा समाजवाद ज्यादा प्रचलित रहा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आज हमारी एक और विचारधारा कवर हो गई है। हम जल्दी ही इसके प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराएंगे आपके साथ और देखते हैं उसमें क्या बन रहा है, सबका क्या क्या स्कोर रह रहा है।